तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही है, प्ले लिस्ट बन रही है पूरी की पूरी। तो ये मैंने इसलिए बता रही हूँ कि मगध का उत्कर्ष काल या मगध का उदय काल है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम आए कहाँ तक है, अब तो हमने यहाँ तक आ चुके हैं, मौर्य उत्तर काल तक आ गई। शुंग, शक, कर्ण और सातवाहन ये सारे पढ़ लिए। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा था जिसके 3 शासक पढ़े थे, बिंदुसार पढ़ा था, अजातशत्रु और उज्जैन। उसके बाद शिशुनाग वंश पढ़ा, इसके 2 शासक पढ़े। नंद वंश के 2 शासक पढ़े, घनानंद और महापद्म नंद। उसके बाद ईरानी आए, यूनानी आए। सबसे पहले तो ईरानी और यूनानी आए थे, उसके बाद हमने पढ़े थे मौर्य काल, उसके बाद आया था मौर्य काल। मौर्य काल के बाद हम पढ़े मौर्य उत्तर काल, जिसके अंदर शुंग, पुष्यमित्र, शुंग वगैरह का सातवाहन, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी द्वितीय, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी सब पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये विदेशी आक्रमण चल रहा है। लास्ट टॉपिक है ये हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का जो मगध के उत्कर्ष काल में। तो इसके अंदर पढ़ेंगे इंडो ग्रीक, शक, कुषाण और पल्लव। तो यहाँ तक हमने इंडो ग्रीक या हिंद यवन ये दोनों एक ही हैं, तो यहाँ तक ये भी पढ़ लिया हमने, शक भी पढ़ लिया। शक आज हमारा टॉपिक रहेगा, शक और कुषाण। ये ना, ये मेरी जो कर्म है ना, ये गर्द लिखा हुआ कर्म इसके अंदर है। शक के बाद पल्लव आएंगे, पल्लव के बाद कुषाण आएंगे और लास्ट में कुषाण वंश है। तो हम बता दूं मैं आपको, कल तो मैंने एनसीईआरटी की जो सेकंड थर्ड यूनिट है ना, बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, उसके वन लाइनर प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे ना, उस 12वीं क्लास की एनसीईआरटी 12 क्लास की बुक उसके दिए थे मैंने। और इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, कौन सा था, इंडो ग्रीक, जैसे कि ये विदेशी आक्रमण का जो मौर्य उत्तर काल में आए थे ना, मैंने कहा अभी। इसके बाद हम करेंगे संगम काल। संगम काल में चेर, चोल, पांडे सब पढ़ेंगे। तो ये आज लास्ट टॉपिक करने की कोशिश करूंगी, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए। तो इसे ये हमने पढ़ा था कल, जिसके अंदर इंडो ग्रीक आएंगे, उसके बाद शक और पर्थियन या पल्लव, फिर कुषाण। इसकी मैंने कल पूरा का पूरा वीडियो, जिसकी मैंने बेसिक बताया था पूरा कि ये 4 वंश थे। और उसके बाद मैंने हिंद यवन शासक है ना, ये हिंद यवन शासक है, इन दोनों का ये जो वंश था ना, इंडो ग्रीक या हिंद यवन, इसके 2 वंशी थे। एक तो था ये तो था डेमोट्रियस और यूकेट्रिस, जिसके अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मीनेडर की पूरी जानकारी दे दी थी आपको। आज हम पढ़ेंगे शक। शक के अंदर यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे शक की 2 शाखाएं है ना, उत्तरी शाखाएं और पश्चिम शाखाएं, यही पढ़ना बाकी रहा है। बाकी तो मैंने आपको काफ़ी हद तक आपको पढ़ा लिया है। तो शक की 2 शाखाएं पढ़ेंगे, और हो सका तो पर्थियन कोल है ना, ये तो इसका तो इतना ही है बस, इसके आगे शायद कुछ नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी। बस सेंट थॉमस को याद रखना, जो पहलवों का शासनकाल में आया था, ये भारत आया था और इसकी मृत्यु मद्रास में हो गई थी। ये मैंने कल आपको वीडियो पूरा बताया था। तो प्राचीन इतिहास की मेरी जो प्ले लिस्ट बनी हुई ना, वो पूरी देख लेना, मगध के उत्कर्ष के लगा के पूरा का पूरा। और विदेशी आक्रमण की मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर कल परसों ये पहला वीडियो डाला है, और उसके उसी के अंदर में मैंने एक और वीडियो डाला है एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी की जिसकी फर्स्ट यूनिट है ना, 12 क्लास का, जो 12वीं पहले आरबीएसई में चलती थी वो बुक, और प्रश्न वहीं से आते थे। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो तो मैंने बता दिया आपको, वैभवपूर्ण अतीत, उसकी भी लिस्ट अलग बनाई है, प्ले लिस्ट। और उसके बाद मैंने कल पढ़ाया आपको बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, जो इन्हीं के रिलेटेड था ना, इसलिए मैंने उसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस जितने भी थे, क्यों एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ा रही थी, तो उसके अंदर पूरा पढ़ाया। स्वर्ण में भारत है ना, वो अभी पढ़ाना है मुझे, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। और उसके मैं सिर्फ आंसर राइटिंग देती हूँ जो एनसीईआरटी बुक में है, सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रही है, वो एनसीईआरटी की प्ले लिस्ट है। और इसके अंदर ये हमारी चल रही है विदेशी आक्रमण और मौर्य उत्तरकाल। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सा, आज हम पढ़ेंगे शक की 5 शाखाएं हैं, जिसमें से भारत की 2 शाखाएं हैं। भारत के अंदर पश्चिमी सत्रप कौन से थे और उत्तरी सत्रप कौन कौन से थे, वो पढ़ेंगे सिर्फ। और उसके बाद पश्चिमी सत्रप की 2 शाखाएं चष्टन वंश है, एक तो मैंने बताया आपको, और एक है क्षत्रप वंश। जो क्षत्रप वंश का एक तो था नेहपान और एक था, ये देख सकते हो, पश्चिमी सत्रप सहरात वंश है, जिसके ये शक वंश की शाखा है। और इसका ज़्यादातर जो शासक था ना, वो कौन सा था, वो था रुद्रादमन। अभी मैं बताऊंगी विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी। उसके बाद पढ़ेंगे ये कुषाण वंश, जो कुषाण वंश के प्रथम संस्थापक, वास्तविक संस्थापक और अंतिम शासक। और कुषाण वंश के अंदर जो शासक हुए वो पढ़ेंगे। उसके बाद वो भी देखेंगे हम कि कुषाण वंश में जो अभिलेख कौन कौन से थे कुषाण वंश के। तो ये अभिलेख है ना कुषाण वंश के, जिसकी जानकारी मिलती है कनिष्क के अभिलेख ही है, ज़्यादातर शासक भी कनिष्क ही था। और उसके बाद हम देखेंगे एक और ये, उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथी बौद्ध संगीति है ना, वो इन्हीं के काल में हुआ था। चीन और कुषाणों का युद्ध हुआ था, वो भी हुआ था। ये सारे अभिलेख है कुषाणों के, जो पढ़ेंगे पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। पूरी कोशिश करूँगी आज चाहे 30 मिनट का वीडियो हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पार्ट पूरा हो जाए। फिर पढ़ेंगे कनिष्क के दरबार में जो विद्वान कौन कौन से थे, और किस किस ने कौन सी बुक लिखी थी, किसने किसकी अध्यक्षता की थी, पूरा डिटेल से। तो भारत में इसकी 5 शाखाएं थी, लेकिन महत्वपूर्ण मैंने बता दिया उत्तरी और पश्चिमी शाखाएं थी। तो स्टार्ट करते हैं उत्तरी शाखाएं, जो आपको मैं आराम से
थोड़ा सा स्किप करके नज़दीक ला के पढ़ाऊँगी तो आराम से दिख जाएगा आपको। यह ना, ये उत्तरी सत्रप थे। इसकी राजधानी कौन सी थी? उत्तरी सत्रप में इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और भारत पर प्रथम शक शासक कौन था? माउस मेस यार मावेज कहते हैं उसे, वो था शक शासक पहला। और इसी के समय में विस्तार मथुरा तक हो गया था। किसका? शकों का विस्तार हो गया था मथुरा तक। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख से, या मोयस मावेज के नाम का मथुरा पर प्रथम शक शासक था, इसकी जानकारी मिलती है। और मथुरा पे कौन सा था? राजुल या राजबुल। यानी कि आपको कई बार कन्फ्यूजन करके प्रश्न आंसर दे सकते हैं। जैसे कि तक्षशिला पे पहला वो जो था ना शासक, शक शासक कौन सा था? तो या माउस महेश की जानकारी मिलती है, जैसे तक्षशिला ताम्रपत्र से मिलती है। उसके बाद इसका जो है ना शकों का विस्तार यहाँ तक हो गया ना, ये मथुरा है, मथुरा तक। तो मथुरा पे प्रथम शक शासक कौन सा था? तो मथुरा पे राजुल या राजबुल। और इसका वर्णन किस में मिलता है? मथुरा शीर्ष सिंह अभिलेख से मिलता है। तो यहाँ मथुरा शीर्ष अभिलेख से मिलेगा वो राजुल है। और यहाँ जो तक्षशिला में पहला जो शासक होगा वो ये उत्तरी शाखा है ना, ये उत्तरी शाखा है। अभी यहाँ से ये गुजरात तक आएंगे ना तो ये पश्चिमी शाखा कहलाएगी। तो यहाँ जो शासक था वो कौन सा था? वो मैंने बता दिया, राजौली राजबुल। उसके बाद है पर्थियन शासक यानी वोनोडिस, मावेज का समकालीन था। ये पर्थियन यानी पहला शासक था ना वोनोडिस। अभी हम पहला वंश पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो वो किसके शासक समकालीन था? मोवेज के। मोवेज कहाँ का था? मोवेज मथुरा में था। कहाँ था? मथुरा तक विस्तार तो हो गया था, लेकिन मोवेज ने शासन जो स्थापित किया था वो तक्षशिला में किया था। लेकिन राजुल था ये प्रथम शासक था मथुरा पे। मथुरा अभिलेख से पता चलता है कि शक वंश का प्रथम शासक मथुरा में राजुल था। और तक्षशिला में कौन सा था? मावेज था। और ये मावेज के समकालीन था कौन? वोनोडिस, जो पर्थियन या पहला वंश के थे। और शक शासक सहानुशाही यानी कुषाणों के सामंत की उपाधि धारण करते थे। क्या करते थे? सहानुशाही। ये शकों की दूसरी शाखा है जो पश्चिमी शाखा है, जिसके अंदर दो वंश वेरी इंपॉर्टेंट है, शहरात वंश और चष्टन वंश। इसकी राजधानी नासिक और उज्जैन थी, दोनों थी, ज़्यादातर नासिक है ना। और पश्चिमी सत्रह में शहरात वंश यानी नासिक वंश का, नासिक वंश था ना, सॉरी नासिक भी था ना, ये शहरात वंश का नेहपान और कादर वंश दो थे जो चष्टन वंश के उज्जैन में थे। और रुद्रादमन अधिक प्रसिद्ध शासक था यहाँ का, रुद्रादमन यहाँ का था, नासिक का, ये चष्टन वंश का था। और इन्हें क्षत्रप की उपाधि धारण की थी रुद्रादमन ने। ये कल मैंने एनसीईआरटी में भी आपको बताया था। ब्रह्म लिपि में उत्कीर्ण मोरा अभिलेख में भी राजुल का उल्लेख है। ब्रह्म लिपि में जो मोरा अभिलेख है ना उसके अंदर राजुल का अभिलेख है। और राजुल कहाँ का शासक था? अभी रिकॉल कर, आपको याद हो मैंने बताया कि मथुरा का प्रथम शासक, मथुरा पे प्रथम शक शासक कौन था? राजुल था। और इसका मोरा अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। ये किससे मिलती है? मथुरा के शीर्ष सिंह अभिलेख से मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे शकों ने पश्चिमी भारत में लगभग 4 सदियों तक शासन किया था और बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी चलाए थे शकों ने। तो स्टार्ट करते हैं। चष्टन वंश, संस्थापक चष्टन ही था। रुद्रादमन उज्जैन का सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक था, यानी ये चष्टन वंश से संबंधित था रुद्रादमन। और गुजरात के बड़े भूभाग पर इसने अधिकार कर लिया था। इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। याद रखना, महाक्षत्रप की उपाधि रुद्रादमन ने जारी की थी। और गिरनार के सुदर्शन गिर झील का भी निर्माण बिना बगैर यानी कि किसी से जनता पर कोई कर्ज डाले बिना ही इसने इसका निर्माण करवाया था। और सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल कौन था? सुविशाख था। मैंने बताया आपको इन सब की जानकारी रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। 4 राज्यपालों की जानकारी मिलती है। मेरे पिछले वीडियो देख लेना जहाँ रुद्रादमन या जूनागढ़ अभिलेख भी वहाँ लिखा होगा जब मैंने प्राचीन अभिलेख पढ़ाए थे। और अभी मैंने आपको वहाँ मौर्य शासक पढ़ाया था ना, मौर्य कला, उसके अंदर भी पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया था। मौर्य काल में जब अशोक का कला थी, शायद अशोक का शासनकाल या चंद्रगुप्त का, वहाँ मैंने पूरा का पूरा जूनागढ़ अभिलेख आराम से पूरा समझाया हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। संस्कृत में राजकीय संरक्षण है, यानी कि राजकीय संरक्षण संस्कृत भाषा को दिया गया था। रुद्रादमन ने 7वां शासक कौन था? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को 2 बार हराया। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रादमन चष्टन का पुत्र, यानी चष्टन तो शासक इस वंश का संस्थापक था और इसका बेटा अलग था, उसका जयदाव था। कौन था? जयदामन। चष्टन का पुत्र था जयदामन, जयदामन का पुत्र था रुद्रादमन। तो पश्चिमी शक शासक थे ना, जिस तरह मैंने बताया उत्तरी शक शासक, उसी तरह से ये पश्चिमी शक शासक। पश्चिमी शक शासक में चष्टन वंश और शहरात वंश। चष्टन वंश के 3 राजा थे, चष्टन और इसी का पुत्र जयदामन, जयदामन का रुद्रादमन, यहाँ तक ही होगा। उसके बाद होगा शहरात वंश। शहरात वंश का भूमक उसका नेहपान, और उसके बाद एक विक्रमादित्य राजा आएगा जो नेहपान वगैरह इन सबको शकों को भगाएगा और वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, जिसे कहते हैं विजेता। तो ये मैंने बताया आपको कि संस्कृत के राज्य की शरण 2 बार हराया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और 4वीं शताब्दी में अंतिम में शक शासक रुद्र सिंह कौन था? ये रुद्र सिंह थर्ड था। ये था इस वंश का जिसका मैंने बताया अभी, शहरात वंश का।
और उसको हराया उसने, और हराकर शक शक्ति का उन्मूलन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने लास्ट में गुप्त शासकों के शासनकाल में। भारत में तिथि युक्त शंख मुद्रा शकों ने चलाई थी, और विक्रम संवत किसने चलाया था, और वो मैं आपको बता दिया कल आपको कि किसके उपलक्ष्य में। जब हम पढ़ेंगे कुषाण शासक, उसके अंदर पूरा बता दूंगी विक्रम संवत किसने चलाया, किस उपलक्ष्य में चलाया, और शकों ने इसने यहाँ चलाई थी शक संवत मुद्रा जो 57 ईस्वी में, अरे सॉरी 78 ईस्वी में, 57 ईस्वी में नहीं, सॉरी इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। तो इन्होंने विक्रमी संवत चलाया था, और जो 57 में था रुद्रादमन वैदिक धर्मोय था, और रुद्रादमन के अभिलेखों में भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक शासक था। ये रुद्रादमन को अभिलेखों में भ्रष्ट राज या प्रतिस्थापक कहा गया। अब जो ये पता है ना मैंने आपको, शक संवत चलाया था इन्होंने, और सॉरी विक्रम संवत, और शक संवत कौन चलाएगा और किसके उपलक्ष्य में चलाएगा ये मैं बताऊंगी अभी आपको नेक्स्ट में, जब कुषाण शासक पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। शक सातवाहन कालों में सोने व चांदी की मुद्रा विनिमय दर, शक और सातवाहन दोनों थे ना, दोनों के काल में 1.35 ग्राम वगैरह से थी। शकों की मुद्राएं ब्राह्मी खरोष्टी और ईनानी तीनों युक्त थी शकों की मुद्राएं, है ना। अब क्षयरात वंश है ना, इसे पश्चिमी शतरंग वंश का संघ है। इसका जो प्रथम शासक था वो था भूमक, और नहपान है ना, ये भूमक यानी कि इसका ही पुत्र था, यानी कि उत्तराधिकारी था। नासिक अभिलेख संख्या 10 के अनुसार नहपान के दामाद उषावदात यानी ऋषभदत्त द्वारा ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को क्या दिया गया था, गांव भी दान दिया गया था, भिक्षुओं को गांव दान दिया गया था, और जिसकी राजधानी क्या थी, मीन नगर थी। कानेरी अभिलेख कार्ले के बौद्ध संघ के लिए कर्जिक ग्राम दिया था, और ग्राम तथा वर्णाशा यानी प्रभास को ब्राह्मणों को गांव दान में देने का उल्लेख है। किसके अंदर है, कनेरी अभिलेख में ब्राह्मणों को कर्जिक गांव, ब्राह्मणों को जो दान दिया था ना उसका उल्लेख है। जबकि गांव दान देने की जो प्रथा थी, ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा सातवां शासकों ने स्टार्ट की थी। शक मुद्राओं पर शिव पार्वती के चित्र मिलते हैं इनके छत्र शासनकाल में। प्राकृतिक जैन ग्रंथों में शक नरेश शाही कहलाए। इसमें उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा, देखो ये उज्जैन का शासक था विक्रमादित्य, जिसने जैन धर्म ग्रहण किया तथा शकों को पराजित कर, इसने भी शकों को हरा के विक्रम संवत की शुरुआत की थी। किसने की थी, विक्रमादित्य ने। याद रखना विक्रम संवत की शुरुआत कैसे कब हुई थी, 57 ईस्वी में। किस उपलक्ष्य में, शकों को हराने के उपलक्ष्य में किसने की थी, उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य, जिसने की थी विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य राजा ने। और विक्रमादित्य की उपाधि उसके बाद जारी सब धारण करने लगे थे। उसका उल्लेख मालवा संवत भी कहते हैं उसे, मालवा संवत। जिस प्रकार रोमन सम्राट है ना सीजर की उपाधि धारण करते, उसी प्रकार भारतीय सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने। ये तो राजा ही विक्रमादित्य था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, और विक्रम संवत चलाया था विक्रमादित्य ने, जो उज्जैन का शासक था, और 57 ईस्वी में चलाया था। अब हम पढ़ेंगे ना विक्रम संवत किसने चलाया था और किस उपलक्ष्य में चलाया था, ये भी बता दूंगी मैं आपको। कुषाण शासक पढ़ेंगे ना, पूरा डिटेल से देखेंगे वहाँ। उसी प्रकार भारतीय सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसने भी शकों को हराकर ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य या इसे सकारी भी कहते हैं, ये गुप्त वंश का शासक था। मध्यकाल में हेमू ने अंतिम बार, ये 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है हेमू ने। जो मध्यकाल में कौन सा ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो हेमू ने की थी। अब हम पढ़ेंगे कुषाण शासक, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न इसके आ चुके हैं, और इसका ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां कुषाण वंश के प्रश्न न आए हो। तो कुजुल कन्फ्यूज प्रथम शासक, भीम, ये मैंने बता दिया था अभी पहले ही। भीम कन्फ्यूज सेकंड था, ये कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि कुजुल कन्फ्यूज है ना उसको मैंने पढ़ा दिया है, जब आपको पूरी बेसिक जानकारी दी थी ना चारों वंशों की, जो बाह्य आक्रमण के समय में सोने व तांबे के सिक्के चलाए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंद एवं शासकों ने, और इन्होंने यानी कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। श्याम मत का ये अनुयायी था, कौन था, भीम कन्फ्यूज। इसने सिक्कों पर नंदी व त्रिशूल की आकृतियां मिली है, नंदी व त्रिशूल की, क्योंकि ये श्याम मत का अनुयायी था इसलिए इस पर नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। महेश्वर की उपाधि धारण कर द्विभाषी लिपियों वाले सिक्के अंतिम कुषाण शासक जारी करने वाला था। इसी के शासनकाल में कश्यप, मातंग और धर्मरत्न चीन जाकर, यह ना इसी के शासनकाल में एक तो था कश्यप, एक था मातंग और एक था धर्म रत्न, जो चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह करते हैं ये। और मथुरा में माट के सिंहासन पर विराजमान इसकी मूर्ति मिली है। माट के सिंहासन पर इसकी मूर्ति किसकी मिली है, विम कन्फ्यूशियस की। वेदी पर यज्ञ में लगे राजा की प्रतिकृति, यानी कि यह वेदी क्या होती है, जब आप यज्ञ करते हो ना, यज्ञ करते हुए राजा की वेदी होती है स्तूप के चारों ओर, उस पर इसकी आकृति लिखी हुई है, उकरी हुई, किसकी, विम कन्फ्यूज की। किस तरफ से, जैसे वो यज्ञ कर रहा है ना उस तरफ की उसकी आकृति वहाँ उकेरी हुई है।
इसकी उपाधि थी देव पुत्र और शाहानुशाही। प्रयाग प्रशस्ति साओ नाओ साओ कनिष्क, इसकी साओ नालो साओ, इसकी जो उपाधि है ना ये है किसके अंदर है, ये प्रयाग प्रशस्ति में। और कनिष्क के सिक्कों पर भी है। कनिष्क ने अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है, अशोक द्वितीय। मूर्तियां है ना, माठ मथुरा अफगानिस्तान में मिली इसकी। अभी 2 पेज ही रहे हैं, मैं समझाने में अगर टाइम चला जाए तो पता नहीं, लेकिन जल्दी से पूरा कर लूँगी। माठ है ना, माठ से सिरवीन भी मिली है और सिंहासन पर बैठे हुए वो भी मूर्ति मिली है। 12 अभिलेख मिले हैं। 23 वर्षों तक शासन किया था। और रबातक अभिलेख में विम कण्विष्ट है ना, उसने 23 वर्ष शासन किया था। 12 अभिलेख मिले हैं। इसकी एक सिंहासन पर बैठे हुए वहाँ उसकी मूर्ति मिली है वेदी पर जो स्तूप पे होती है, और एक मिली थी बिना सिर वाली मूर्ति। रबातक अभिलेख में विम कण्विष्ट का पुत्र का राज्यारोहण, किसके, रबातक अभिलेख है ना, ये कुफ्र की पहाड़ी पर है। कहाँ है, कुफ्र की पहाड़ी पर है अफगानिस्तान में। ये मैंने जब अशोक के अभिलेख पढ़ाए थे वो सब मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है। या पुरातात्विक स्रोत है ना, भारतीय पुरातात्विक स्रोत में पुरातत्व स्रोत, उसके अंदर मैंने अभिलेख पढ़ाया हुआ पूरा का पूरा डिटेल से। वहाँ आपको पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, किस किस का नाम वर्णन है, किस किस की जानकारी मिलती है उस अभिलेख में। और नक्शे रुस्तम अभिलेख वगैरह, बोगस गोई अभिलेख, पूरा डिटेल से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। राज्यारोहण है ना, इसका 78 ईस्वी में हुआ था, संघ संवत। और इसके विवाद में लंदन में इसका है ना, इसका किसका राज्यारोहण हुआ था, विम कण्विष्ट का जो राज्यारोहण हुआ था 78 वर्ष में, तभी इन्होंने संघ संवत चलाया था। किसने चलाया था, विम कण्विष्ट ने। और इसका जो है ना, इसका जो संघ संवत है ना, इसके लिए विवाद हो गया था। विवाद हुआ तो लंदन में दो सम्मेलन हुए, सॉरी गोलमेज नहीं, लंदन में गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे, 3 हुए थे। भीमराव अंबेडकर और जो है ना सप्रू कौन है, सब पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन दोनों ने भाग लिया था पूरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। जबकि गांधी जी और कांग्रेस ने यहाँ दूसरे सब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने तीनों में लिया था, वो मैंने बताया हुआ है आपको। 1913 और 1960 में 2 बार सम्मेलन हुए। BAL बासम है ना, उसने इस तिथि को स्वीकार कर लिया कि ये तिथि राइट है। इसका विवाद हुआ था कि ये तिथि सही नहीं है। जबकि ये विम कण्विष्ट का पुत्र है ना, उसका राज्यारोहण, विम कण्विष्ट का पुत्र कौन था, उसके पुत्र के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में संघ संवत चलाया गया 78 में। जबकि 57 में जो विक्रम संवत चलाया था वो विक्रमादित्य ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया था 57 ईस्वी में। याद रखना, ऐसे आप कितनी बार आप तिथियां रट लोगे तो याद नहीं होगी, और आप एक दूसरे से जोड़ के पढ़ोगे तो आपको कभी भूल नहीं पाओगे। तो संघ संवत है ना, विक्रम संवत, दोनों अच्छी तरह याद रखना। इसके विवाद में हुए थे, अभी प्रथम राजधानी पेशावर थी पुरुषपुर, पुष्प कलावती कहते हैं उसे। दूसरी मथुरा राजतरणी के अनुसार है। और कनिष्क ने कश्मीर के कनिष्कपुर में नगर बसाया और तक्षशिला सिरमुख बसाया। तक्षशिला भी बसाया और सिरमुख भी बसाया, 2 शहर बसाए थे कनिष्क ने। और कनिष्क अभिलेख, यानी कि ये कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था ना, कनिष्क का, भीम कण्विष्ट का पुत्र कौन था, कनिष्क था। तो कनिष्क के राज्यारोहण के अभिलेख में संघ संवत चलाया गया था, है ना। इसकी जानकारी मिलती है हमें रबातक अभिलेख में। प्रथम ये बता दिया। अब कनिष्क के अभिलेख कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे आराम से। रबातक अभिलेख, सारनाथ कौशाम्बी अभिलेख, तक्षशिला चीर स्तूप लेख, सांची लेख, मथुरा लेख, जैदा मानिक्या लेख। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी होंगे ना, उसी की जानकारी मैं आपको पूरी दूंगी। ये देखो, ये रबातक अभिलेख है। ये काफिर के किले नामक पहाड़ी अफगानिस्तान में, इसमें साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, कौंडिया, उज्जैनी का उल्लेख इस सबके यानी कि भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है। जबकि है ये अफगानिस्तान में, यानी कि भारत का साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा था। बिहार के पूर्व में चंपा तक इसका साम्राज्य विस्तार था, किसका, कुषाणों का। इसलिए इसकी जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है। और अब हम पढ़ेंगे रबातक अभिलेख, हमने पढ़ लिया किसकी जानकारी मिलती है। अब पढ़ेंगे सारनाथ कौशाम्बी। राज्याभिषेक के 3रे वर्ष यानी कि 81 ईस्वी पूर्व बनारस कौशाम्बी की विजय की पुष्टि की है कुषाण की, कनिष्क की। 2 बौद्ध भिक्षुओं बल और पुण्य बुद्धि का उल्लेख भी मिलता है इसके सारनाथ कौशाम्बी अभिलेख में। पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, अश्वघोष को प्राप्त किया, फिर भिक्षा किसका, बुद्ध का भिक्षा पात्र और अद्भुत मुर्गा यहाँ से प्राप्त किया था कनिष्क ने। कुषाण शासक का कनिष्क था ना उसने। यह अश्वघोष राजकवि था यहाँ का, और पाटलिपुत्र पर इसने अधिक आक्रमण करके इनको प्राप्त किया और यहाँ से लेके गया था। और 2 बौद्ध भिक्षुओं को भी उल्लेख मिलता है बल और पुण्य बुद्धि का, है ना। जब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा सा पहले, अभी पढ़ा है एक और अभिलेख, कौन सा, भीम कण्विष्ट, जो कुषाण शासक ही था। लेकिन उसके समय में कौन से थे जो अनुयायी जो बाहर गए थे, चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, कौन थे, काश्यप, मातंग और धर्मरत्न। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है, और इसका वर्णन हमें मिलता है। और मथुरा के माठ सिंहासन से किसकी मूर्ति मिली थी, किस सिंहासन पर विराजमान मूर्ति मिली थी, और इसकी और वेदी पर यज्ञ करे राजा की प्रतिकृति भी मिली थी। ये हमें मथुरा के सिंहासन अभिलेख से भी जानकारी मिलती है।
और ये किसकी थी? भीम कड़भिसेस की थी। किसकी की? भीम कड़भिसेस की। अब जो पढ़ेंगे हम कौन सा अभिलेख पढ़ेंगे? ये बता दिया साची का अभिलेख। इसके राज्यारोहण के राज्याभिषेक के 22वें वर्ष में एमपी पर अधिकार किया, यानी मध्य प्रदेश पर। और कनिष्क के समय मालवा के उपराजा कौन थे? वासु थे। राज्यपाल उपराजा या राज्यपाल वासु थे मालवा के। मथुरा लेख अपने अंतिम समय में 23वें वर्ष में 101 ईस्वी में मथुरा लेख में इसकी जानकारी मिलती है कनिष्क की। चीर स्तूप लेख तक्षशिला राज्यारोहण के प्रथम वर्ष में था ये चीर स्तूप लेख, जिसे धर्म राज्य का स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म राज्य का स्तूप भी कहते हैं। और ये राज्यारोहण इसका हुआ था 78 में। इसी के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ही इसने शंख संवत चलाया था। विक्रम संवत कैसे चलाया था वो भी मैंने बता दिया अभी आपको। पुरुषपुर है ना, पुरुषपुर को पेशावर में कनिष्क चैत्य का निर्माण कराया। वास्तुकार अंगिलेश। कौन था? वास्तुकार अंगिलेश प्रथम चैत्य जैसे लोहे के छत्र थे। यानी पुरुषपुर यानी पेशावर में कनिष्क ने चैत्य का निर्माण कराया था। और वो चैत्य कैसे थे? मिट्टी या पत्थर के नहीं थे, वो लोहे के छत्र वाले थे। इसका वास्तुकार कौन था? अंगिलेश था। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जहाँ भी हम देखते हैं ना चैत्य, वहाँ पत्थरों की छत होती थी, यहाँ लोहे की छत थी। अभी एक पेज ये और एक पेज ये, 2 पेज ही रहे हैं। अभी मैं पूरा करवा लूँगी, लेकिन आज हमारा ये टॉपिक पूरा होना चाहिए। इसके बाद हम संगम साहित्य पढ़ना है हमको, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करना है। इसी तरह बैठे रहे तो पूरा कब होगा? छोटे छोटे पार्ट में पूरा भी नहीं हो सकते हमारे टॉपिक। तो कनिष्क के दरबार में विद्वान कौन कौन से थे? तो एक तो था ग्रीक इंजीनियर। कौन था? मंथर। और एक था एजिसिलाओस जो राजनीतिक इंजीनियर थे। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, यज्ञश्री सातकर्मी का मित्र और समकालीन ही था नागार्जुन। ये सब आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से सब जगह से ये पॉइंट ढूंढ ढूंढ के यहाँ लिखे हैं। महाविभाषा सूत्र है ना, महाविभाषा सूत्र, ये वसुमित्र ने लिखी थी। कब लिखी थी? चौथी बौद्ध संगति का ये अध्यक्ष भी था वसुमित्र, और उसी समय में इसको लिखा था उसने। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी। चरक का इसका राजवेद था। किसका? कनिष्क का। चरक संहिता लिखी उसने। और मध्यमिका नागार्जुन द्वारा। नागार्जुन ये विदर्भ का ब्राह्मण था। नागार्जुन है ना, ये विदर्भ का ब्राह्मण था। मात्र चैट संरक्षक अन्य विद्वान था। और संरक्षक है ना, संरक्षक कनिष्क का पुरोहित था। इंपोर्टेंट है, वेरी याद रखना। कनिष्क का पुरोहित कौन था? जिस तरह मैंने पढ़ाया था आपको कि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था पंतजलि, उसी तरह कनिष्क का पुरोहित था संरक्षक। और मात्र चैट ने अर्ध या सत्रकम इनकी रचना की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और ये मात्र चैट कौन था? संरक्षक अन्य विद्वान था। ये भी इसी के दरबार में था। अब एक चीन युद्ध हुआ था। चीन के साथ युद्ध हुआ था। किसका? कनिष्क कुषाणों का। कनिष्क है ना, कनिष्क प्रथम ने युद्ध में चीनी सेनापति पांचाओं से हारा था। फिर पांचाओं के उत्तराधिकारी को इसने हराया था कनिष्क ने। खोतान, कास्मार, यारचंद, छीने और प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी। क्यों की थी? ये जो था ना कनिष्क, उसने एक वहाँ की राजकुमारी थी, उसका तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी शादी के लिए उसने प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने शादी करने से मना कर लिया। एक कारण तो ये था विवाह संबंधी। दूसरा कारण था रेशम मार्ग। ये भारत का मैप हम देखेंगे, यहाँ ताम्रलिप्ति था ना बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से लेके यहाँ आएगा उज्जैन। उज्जैन से ये रास्ता जाता था। यहाँ से कहाँ से जाता था? ये पाकिस्तान। यहाँ एक कौन सा स्थान है? पुष्प कलावती। ये क्या था? मार्ग था, रेशम मार्ग। यहाँ से होके उज्जैन से होके इधर आते थे, और यहाँ से होके ऊपर से होके ये जाते थे चीन जाते थे। कहाँ जाते थे? चीन। तो ये क्या कौन सा मार्ग था? ये रेशम मार्ग था। यहाँ से होके ये रेशम मार्ग था। और ये यहाँ से व्यापार करते थे कनिष्क। और ये कनिष्क चीन से आए हुए थे, और भारत का व्यापार यहाँ से पैदल होता था पहले, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र बहुत ऊंचा था, इसको ये पार नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ से होके यहाँ आते, और यहाँ से होके यहाँ आते, फिर यहाँ से उज्जैन, अवंती वगैरह होके मगध, यानी कि सूते जो थे ना रेशम मार्ग, ये यहाँ ज़्यादा होता था। तो यहाँ से ये होता था, ये मार्ग था। और इस मार्ग के लिए इनका युद्ध होता था, रेशम मार्ग के लिए। इससे इनको लाभ भी बहुत होता था कुषाणों को। तो ये भारत से जो व्यापारी मार्ग है ये मैंने बता दिया। पुष्प कलावती, पेशावर, तो ये बता दिया मैंने आपको। रेशम मार्ग के लिए भी हुआ, शादी के लिए भी हुआ। फिर इसकी जीत, एक बार तो ये हार गया, दूसरी बार ये जीता था। अब इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। पार्श्व कौन थे? ये इसके राजगुरु थे। किसके थे? कनिष्क के। कनिष्क का राजगुरु कौन था? पार्श्व। इसका पुरोहित कौन था? संरक्षक। और उसके दरबार में कोई वसुमित्र थे ना। वसुमित्र कौन था? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? चतुर्थ बौद्ध संगति की। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, जिसको कहाँ से लाए थे? विदर्भ से ने लाए थे। सॉरी, इसने जो युद्ध किया था ना पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके, उसको भी अश्वघोष को भी वो लेकर आए थे। और इसी के शासनकाल में इंजीनियर कौन था? मंथर। एजिसिलाओस कौन था? राजनीतिक इंजीनियर, राजनीतिक था इसका।
राजनीतिज्ञ था। किसका? कनिष्क के दरबार में। याद रखना, कनिष्क के जो ये साहित्यकार वगैरह है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में की थी। और वसुमित्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? महाविभाषा सूत्र। और बौद्ध धर्म यहीं से 2 संप्रदायों में बटा था। बौद्ध धर्म इस संगीति के उपाध्यक्ष विशेष अतिथि कौन थे? अशोक घोष थे। इसी के बौद्ध धर्म के लिए टीकाएं लिखी और विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की थी, ये मैंने बताया अभी। और वास्तविक कनिष्क के बाद राजा बना, इसने कश्मीर और जुस्कपुर की नगर की स्थापना की थी। हुविस्क, इसके समय सत्ता का मुख्य केंद्र पेशावर से मथुरा हो गया था। ये वापस मथुरा आ गए। इनके सिक्कों पर शिव, विष्णु, स्कंद आदि देवताओं का अंकन मिलता है। ईरानी देवता अहुर मजदा ना, अहुर मजदा जो ईरानी देवता थे, वो मथुरा लेक में श्रेणियों का वर्णन, जो आटा पीसने का काम करती थी, क्या कहते थे उसको? श्रेणियाँ, जो आटा पीसने का कार्य करती थी, उसका वर्णन भी मिलता है हमें अहुर मजद देवता के। और सिक्कों का, इनके सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। थोड़ा सा रिकॉल करें तो अभी हमने पढ़ा था विम कनफ्यूशियस, उसके सिक्कों पे किसका आकृति मिलती है? विम कनफ्यूशियस पे। अभी मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया आपको, नंदी और त्रिशूल की आकृतियाँ मिली हैं उनके सिक्कों पे। अभी जो ये हुविस्क है ना, इसके सिक्कों पे शिव, विष्णु, स्कंद की आकृतियाँ मिलती हैं। वसुदेव प्रथम था। ये श्रेणियाँ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जो आटा पीसने की कार्य करती थी। ये मथुरा लेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। और वासुदेव प्रथम अंतिम महान शासक, नाम हिंदू देवताओं पर पड़ा इसका। देखो वासुदेव है ना, ये हिंदू के देवता भी है वासुदेव, सिक्कों पर पड़ा। और शिव और उमा कुषाणों, ये जो सिक्कों पर इसकी शिव और उमा की प्रतिमा मिलती है। वासुदेव के प्रथम पे किसकी सिक्कों की प्रतिमा मिलती है? शिव और उमा की। और नंदी और त्रिशूल की विम कनफ्यूशियस की। और अभी हमने पढ़ा वो किसकी मिलती है? थोड़ी देर पहले हमने हुविस के सिक्कों पे विष्णु और स्कंद की सिक्कों पे इसकी आकृतियाँ मिलती हैं। और कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने चलाई। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? मिनेंडर ने चलाए थे, जो हिंद एवं शासक थे। उसके बाद सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे, है ना? किसने चलाए थे? गुप्तों ने चलाए थे सर्वाधिक सोने के सिक्के। उसके बाद है कनिष्क सेकंड, सीजर व कैंसर की उपाधि धारण की थी उसने। प्रथम शासक था, सीजर की उपाधि धारण की थी इसने, जो ईरानी देवता वगैरह धारण करते थे ना। वासुदेव सेकंड अंतिम कुषाण शासक था। वासुदेव सेकंड अंतिम कुषाण शासक कौन था? वासुदेव सेकंड था, जो अंतिम कुषाण शासक था। ये देख सकते हो अभी आपको पूरा दिख रहा है। वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं करूँगी तो आज पूरा ही। वासुदेव सेकंड था अंतिम शासक। ये पूरी, अब लास्ट पेज इतना सही रहा है। अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। इतनी डिटेल से कोई नहीं दे सकता। कुषाण शासक शाही या शाहानुशासी उपाधि दान करते थे। ये थोड़ी सी विशेषता है ना कुषाण वंश की। भारत में द्वैत शासन और संयुक्त शासन प्रणाली की शुरुआत कुषाणों के समय में हुई थी। चीनी सम्राटों की भांति स्वर्गपुत्र, चीनी जो राजा थे ना, वो स्वर्गपुत्र की उपाधि दान करते थे। उसी तरह भारत में कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि दान की थी। जो कनिष्क प्रथम था, उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। रोमन सम्राटों की भांति देवकुल की स्थापना की थी। देवकुल क्या होते हैं? जहाँ सम्राटों की मूर्ति रखी जाती थी। और माट, मथुरा, सुल्त कोटल, सियालकोट, यहाँ से ये देव कुल मिले हैं, देवकुल मिले हैं, जिसे कुषाणों ने भारत में सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए थे। देवकुल वो होते थे, जिस तरह वर्तमान में हमारे मंदिर है ना, मंदिरों में हम मूर्तियाँ रखते हैं, उसी तरह वहाँ राजा महाराजाओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी, उसे कहते हैं देवकुल। और राजाओं को देवताओं के समान माना जाता था, इसलिए कहते हैं देवकुल। तो ये सब इनकी उपाधियाँ थी। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। उन्होंने पुष्पकलावती जो रेशम मार्ग था उसको भी विकसित किया। और चीन के साथ इनका युद्ध हुआ। इनके अभिलेख, इनके सिक्के, पूरी जानकारी मैंने पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट में साहित्य में स्टार्ट करूँगी संगम काल, चाहे हर्षवर्धन काल, जो भी होगा स्टार्ट करेंगे। और एनसीईआरटी की भी हमारे जो वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं, जब टाइम मिलता है नोट्स बना लूँ, टाइम नहीं मिलता तो वो मैं आपको वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी देती हूँ, जो आपको वेरी हेल्पफुल होते हैं। और ये प्राचीन इतिहास की हमारी जो सीरीज चल रही है प्ले लिस्ट, ये भी शायद आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर। आपको देखो लोक प्रशासन की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, दर्शन शास्त्र की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राजनीति विज्ञान की भी अभी चल रही, सब एनसीईआरटी की पीडीएफ के अनुसार ही दे रही हूँ पीडीएफ। सिर्फ से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। और अभिलेख जो प्राचीन पुरातात्विक स्रोत, साहित्य वगैरह सब उसी की भी मिल जाएगी आपको। तो और इतिहास दर्शन लेखन की भी थोड़ी सी मैंने बनाई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको और क्या क्या चाहिए वो भी मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेहर टीचिंग नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिए।